Assalamu alaikum, welcome back. This is Hiranur and this is the third lecture of English series. इसमें हम कुछ ट्रबलसम पेयर ऑफ वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी हमने इसी बारे में बात की थी और अभी जो रिमेनिंग इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ब्स हैं वो हम देखेंगे। इसमें बेसिकली आपको पेयर भी मिलेंगे और कई जगह हम तीन भी इस तरह के वर्ब्स देखेंगे। अब जैसे कि सबसे पहले आ जाता है राइज रोज और रिजन। ठीक है, राइज रोज रीज़न आपने याद रखना है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और आप जैसा कि देख सकते हो कि ये इरेगुलर वर्ब भी है। ये एक इरेगुलर वर्ब भी है। ओके, एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस एग्जांपल में देखो राइजेज ये हम यूज़ कर रहे हैं और इन द ईस्ट ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। मैंने पिछले लेक्चर में ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि जो ये इन और इस तरह के होते हैं ये क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आपने वो लेना है लास्ट में। अगर आपने नहीं लिया तो पहले आप वो लें और फिर आप यहाँ पे आए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वन डे दिस नेशन विल राइज अप। इसमें हमारे पास ये है, यहाँ पे भी इंट्रांजिटिव के तौर पे एक्ट कर रहा है राइज। ये देखो इस एग्जांपल में भी जो वर्ब है वो राइज है और इसमें आगे उसके बाद अप है, तो बेसिकली प्रपोजिशन है एक। तो यहाँ पर भी वो इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है। बेसिकली ये इंट्रांजिटिव वर्ब ही है, हर जगह ये इंट्रांजिटिव ही होगा। इसके बाद हमेशा जो है वो कोई प्रपोजिशनल फ्रेज या कोई भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब इस वर्ब से ही मिलता जुलता एक और वर्ब है, डेट इज़ रेज। रेज की जो सेकंड फॉर्म है वो है रेज्ड और रेज्ड, और ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब है। वो क्या था, इंट्रांजिटिव, और ये क्या है, ट्रांजिटिव। इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे जो कि है जैसे कि रेज योर हैंड। इसमें देखो रेज ये हमारे पास वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और योर हैंड इसके बाद डायरेक्ट ये वर्ब है और इसके बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ। इसमें भी देखो ये हमारे पास वर्ब है और इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो ये यहाँ से भी प्रूव हुआ कि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आप लोगों ने ये एग्जांपल्स जो हैं वो याद रखनी है। एग्जांपल्स की वजह से ही आपको याद रहेगा कि कौन सा ट्रांजिटिव था और कौन सा इंट्रांजिटिव था। ठीक है, और रटा भी लगाना है। बेसिकली ये रटा भी लगेगा, लेकिन एग्जांपल से क्या होता है कि अच्छी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनती है। नेक्स्ट इज़ राइज रोज इरिजन। यहाँ पे ये आई नहीं है, AROSE, ये एग्जाम स्पेलिंग है इसके। राइज रोज रीज़न। अच्छा, ये हम यूज़ करते हैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए। बेसिकली इनका मतलब तो यही होता है ना कि कोई चीज़ टू मूव अपवर्ड और टू इंक्रीज इन लेवल और वैल्यू। तो ये इसका मीनिंग होगा। तो यहाँ पे जब अराइज रोज रीज़न की बात करेंगे ना, तो ये इसमें भी मतलब यही वाला बनता है। लेकिन होता क्या है कि हम इसको सिर्फ किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, होता है इंट्रांजिटिव है ये। अगर मैं इसकी एग्जांपल देके आपको बताऊँ तो जैसे कि अ कन्फ्लिक्ट अरोज ड्यूरिंग द मीटिंग। अब देखो ये एक प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए हमने यहाँ अरोज लिखा है। यहाँ हम रोज़ भी तो लिख सकते थे ना, ये वाला। लेकिन जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज़ फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसे अच्छे से देखना है। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, वैसे अब ये तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है, तो इसमें वो रट्टे वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि हम फ्लो, फ्लोट, फ्लोड पढ़ते हैं, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन पढ़ते हैं। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन अलग से करके भी बताऊंगी। लेकिन क्योंकि बच्चे इनमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस तरह करते हैं कि फ्लो, फ्लू, फ्लॉन कर देते हैं। इस वजह से इस वर्ब को मैंने ना अलग से आपको बता रही हूँ। बाकी ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा और ये दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये था कि जैसे फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन होता है ना, तो अक्सर बच्चे उसको देख के ना उन्होंने इसको रिवाइज़ नहीं किया होता। तो जब MCQ में वहाँ आते हैं तो इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि ऐसे फ्लो, फ्लू, फ्लॉन होगा, लेकिन उस समय वो फ्लो, फ्लोड, फ्लोट होता है। तो ये कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे लिखा है। ये हमारे टीचर ने भी हमें ऐसे ही बताया था। तो ये
इस तरीके से याद रखना है। इसको अलग से मैं बता रही हूँ, ये इसलिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि अब आप इसकी मिस्टेक नहीं करोगे। अगर इसको आपने यहाँ से नोट कर लिया अच्छे से, अभी भी आपकी नज़र से गुजर गया ना एक दफ़ा, तो चांसेस हैं कि आप नहीं भूलोगे। ओके, अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह यूज़ होता है। जब ये ट्रांजिटिव के तौर पे हम यूज़ करते हैं ना, तो ये उसका वैसे रेयर यूसेज है। वैसे मेन चीज़ उसकी ये वाली थी, लेकिन मैं आपको ये भी थोड़ा बताऊँगी कि हम ट्रांजिटिव के तौर पे इसे रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा होता है ये इंट्रांजिटिव के तौर पे। ट्रांजिटिव के तौर पे जब ये यूज़ होगा तो ये लाइक इसका मतलब वहाँ पे होगा टू कॉज समथिंग टू मूव इन अ स्टेडी स्ट्रीम। लेकिन जब इंट्रांजिटिव में होगा यूज़, तो तब इसका मतलब होगा टू मूव कॉन्टीन्यूसली एंड स्मूथली इन अ स्ट्रीम और करंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं फिर समझ में आएगी। अच्छा, ये आपके पास एग्जांपल है, ये द रिवर फ्लोज इनटू द ओशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्लो, द रिवर फ्लोज, ये देखो ये इसकी बेस फॉर्म यूज़ हुई है। इसमें वो, इसमें ये ना क्या इंट्रांजिटिव है, जो कि मोस्टली ये यूज़ होता है इंट्रांजिटिव के तौर पे। यहाँ ये इंट्रांजिटिव है। द आइडियाज फ्लोड नेचुरली ड्यूरिंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो यहाँ पे नेचुरली तो एक लाइक, अगर नेचुरली आप ना भी लिखो, अभी आप ये मत सोचना कि नेचुरली ऑब्जेक्ट है, नेचुरली ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको मैं जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट नहीं होती और हमने ऑब्जेक्ट समझ रहे होते हैं, बेसिकली ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेचुरली अगर यहाँ पे ना भी लिखा होता तब भी ठीक था। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसे हम, ठीक है, ऐसे। और ड्यूरिंग द, अब ड्यूरिंग यहाँ पे क्या प्रपोजिशन आ गई है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज होगी। सो बेसिकली आइडियाज फ्लोड। ठीक है, अब ये आगे इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव के तौर पर यहाँ एक्ट कर रहा है। द इंजीनियर फ्लोड द कोलनेट थ्रू द सिस्टम। अच्छा, फ्लोड, यहाँ जो फ्लोड है इसके बाद देखो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, कूलेंट ये बेसिकली एक डिवाइस होता है जो एक सब्सटेंस ही होता है जो कि हीट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, या इस तरह टेम्परेचर को बेसिकली ये रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न ये सेंटेंस है, इसमें ये जो वर्ब एंड फ्लो ये है। द इंजीनियर फ्लोड द कूलेंट ड्यूरिंग थ्रू द सिस्टम। अब देखो कि ये फ्लो, यहाँ पे इसके बाद ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एग्जांपल देने का मकसद ये था कि ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी एक्ट करता है, लेकिन रेयरली। तो ज़्यादातर आपको ये इंट्रांजिटिव के तौर पे शो होगा, लेकिन जो इस वर्ड पे आपने मेनली चीज़ याद रखनी है वो ये नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगी जब आप बहुत सारी आप प्रैक्टिस तो करोगे ना, मैं आपको करवाती रहूँगी, बताती रहूँगी, वो आपको समझ में आ जाएगी। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो ये वाली चीज़ भूल जाती है आपको, कि फ्लॉन नहीं बोलना आपने, क्योंकि अक्सर वो हमारे माइंड में ना, हमने क्योंकि फ्लू फ्लॉन पढ़ा हुआ है ना, तो वो उससे हमारे दिमाग में बना होता है कि अच्छा वो अगर फ्लू फ्लॉन है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे आ जाता है कि शायद फ्लू फ्लॉन होगा। तो इस वजह से मैंने इसको पॉइंट आउट किया है इस वर्ब को। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ। पिछले वर्ब की तरह ये वाला वर्ब है फ्लाई, फ्लू फ्लॉन होगा। इसलिए इसको भी ना इसका ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपको समझ में आ जाता है। लेकिन ये मैंने इसी वजह से बताया कि आपके नोट्स बन जाए, आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए और आप ये मिस्टेक ना करो एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर ये MCQs आ जाए तो इसका आपने याद रखना, ये फ्लाई फ्लू फ्लॉन है, और वो क्या था, फ्लोड था। ये कंफ्यूज नहीं आपने करना। वैसे अगर मैं इसका भी थोड़ी डिटेल बताऊँ तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है उसकी तरह ही। अब जैसे कि बर्ड्स फ्लाई साउथ फॉर द विंटर, तो फ्लाई के बाद साउथ आ गया, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव के तौर पे एक्ट कर रहा है। फ्लाई साउथ की तरफ फ्लाई कर रहे हैं ना। आगे ये है कि शी लव्स टू फ्लाई काइट्स ऑन अ विंडी डे, तो इसमें क्या है, शी लव्स टू फ्लाई काइट्स। अच्छा, यहाँ ऊपर वाले में ना बर्ड्स फ्लाई साउथ फॉर द विंटर, उसमें इंट्रांजिटिव के तौर पे वो एक्ट कर रहा था, और यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है ट्रांजिटिव के तौर पे, फ्लाई काइट्स। हाँ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। द पेपर प्लेन फ्लू हाई इन द स्काई, यहाँ पे भी ये इंट्रांजिटिव के तौर पे एक्ट करेगा, फ्लू। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि आपने इसका कोई ऐसे रटा नहीं लगाना, क्योंकि इसमें कुछ भी यूज़ हो सकता है। आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी आपको आती है मुझे पता है, लेकिन इसकी वजह से आप लोग फ्लो वाली कंफ्यूज कर देते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट वर्ब है वो है फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अब आपने रटा ही लगाना है।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको ये याद रहेगा। 2 एग्जांपल हैं हमारे पास इसकी। ही फॉरसूक हिज ओल्ड लाइफ टू स्टार्ट अ न्यू। ठीक है, तो इसमें देखो जो फॉरसूक है, इसके बाद हिज ओल्ड लाइफ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। शी हैड फॉरसेकन हर ड्रीम्स फॉर द सेक ऑफ हर फैमिली। इसमें भी देखो शी हैड फॉरसेकन हर ड्रीम्स, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो हैड फॉर सेकंड और यहाँ हर ड्रीम्स, तो ये भी ट्रांजिटिव, यहाँ पे भी ट्रांजिटिव। तो इसका अब आपने डाटा लगाना है कि ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ब इज क्लिंग, क्लंग, क्लंग। इसमें भी मेन चीज़ यही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब आती हो, लेकिन ये इंट्रांजिटिव के तौर पे मोस्टली यूज़ होता है। जैसे आपको मैं इसमें और कोई इस तरह की एक्सेप्शन नहीं है। बेसिकली ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि पास्ट पेपर में पूछी गई हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे अक्सर इस तरह से वर्ब दे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि और भी इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इस तरह इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो है ना, जो बच्चे तो गैस नहीं कर सकते, या तो वो मैं इस यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है इतनी कि आप वर्ब पढ़ें, जो मैं बता रही हूँ बस इतना इनफ है। बस एक MCQs प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर मदर इन फियर। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है टू होल्ड ऑन समथिंग टाइटली। जैसे कि बच्चे है तो उसने टाइटली अपनी मदर को पकड़ा है इन फियर। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखते हो कि जो क्लंग है उसके बाद टू लिखा हुआ है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज आ गई है, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आगे द वेट क्लोथ क्लंग टू हिज बॉडी। ठीक है, अब इसमें भी क्लंग के बाद एक टू आ गया, तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये प्रूव हो रहा है कि ये इंट्रांजिटिव है। वैसे कभी ये ट्रांजिटिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, तो ये नहीं आपने समझना को बिल्कुल ही वो गलत हो जाएगा, नहीं। मैंने यहाँ मोस्टली लिखा है, आपने मेनली इसमें जो है ना फॉर्म वर्ब याद रखनी है, क्लिंग, क्लंग, क्लंग। ओके, अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ब है जो कि आता होता है MD कैट में। ठीक है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी पता नहीं क्या फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो वो भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ये इंट्रांजिटिव, मोस्टली ये भी इंट्रांजिटिव यूज़ होता है, लेकिन इसमें भी वो नहीं है कि हम लोग के सिर्फ इंट्रांजिटिव यूज़ होगा, ये ट्रांजिटिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। वैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ इसकी, तो द स्वेटर श्रैंक इन द वॉश। ठीक है, इसका मतलब तो आपको पता है क्या होता है? टू बिकम स्मॉल इन साइज, ये इसका मतलब है। तो द स्वेटर श्रैंक इन द वॉश, श्रैंक इसके बाद देखो इन द वॉश प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द कंपनी श्रैंक एज इट डाउन साइज इज वर्क फोर्स, तो यहाँ पे भी इंट्रांजिटिव के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। याद रखना कि हो सकता है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो डायरेक्ट कभी भी नहीं होता, और जब वो डायरेक्ट नहीं है ना, तो फिर आपने इंट्रांजिटिव वर्ब से समझना है। ठीक है, समझना है क्या कि वो हो गई इंट्रांजिटिव। ओके, सो नेक्स्ट इज स्विंग, स्वैंग, स्वंग, स्वंग। सो जो मैंने आपको MCQs दिया था, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में, उसको ज़रा रिपीट करते हैं। एक्चुअली इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, ये उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये MCQs। ठीक है, वैसे इस लेक्चर में करा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इसमें नहीं हो सका, तो जो इससे नेक्स्ट वाला नहीं, ये उसमें है, तो इस वजह से थोड़ा गंदा हुआ हुआ है, मीन्स कि इसमें आपको लग रहा है मैंने ये समझाया हुआ, इसलिए बेसिकली वहाँ पे जो उसका करेक्ट ऑप्शन था वो अल्फ़ा था, क्योंकि वहाँ पे ये स्वैंग उन्होंने यूज़ किया हुआ है, जबकि स्वैंग कोई टर्म ही नहीं होती। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, अब यहाँ इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है स्विंग, और सेकंड फॉर्म जो होती है और थर्ड फॉर्म वो स्वंग, स्वंग होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे क्योंकि आती तो सेकंड फॉर्म है, ये मैं बताया, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म आती है वो स्वंग होनी चाहिए थी, क्योंकि स्वैंग तो कुछ होता ही नहीं है, उन्होंने स्वैंग लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये MCQ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप बाज़ औक़ात हम लोग जब सेंटेंस पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ना सूटेबल नहीं लग रही होती, लेकिन ये सूटेबल लग रहा है कि इन विच चिल्ड्रन स्वैंग से सूटेबल ही होगा, लेकिन देखो ये यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, और MD में देते भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि जो सूटेबल लग रही होती हैं कि हाँ ये सही होगा, लेकिन असल में होता नहीं है, तो इसलिए इस ट्रिक पर ना रहना कि हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको करेक्ट कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो स्विंग, स्वंग, स्वंग होता है, ये इस वजह से ये मिस्टेक थी, और यहाँ पे जब स्वंग आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी बाकी क्यों नहीं है गलत है, या बाकी क्यों ठीक है, वो मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है, तो वो आप देख लेना।
तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि ये ट्रांज़िटिव भी हो सकता है, इंट्रांज़िटिव भी हो सकता है। इसमें ये वाली मेन चीज़ें थी, जैसे द पेंडुलम स्वंग स्लोली, तो इसमें आपने स्वंग ही लिखना है। इसमें जो मेन आ सकता है ना, वो यही आ सकता है कि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब वो गलत दे देंगे और आपने कहना होगा नहीं, जैसे यहाँ पे स्वैंग दे दे, जैसे मैंने पहले बताया आपको। ही स्वंग द बैट, तो ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। यहाँ पे अगर वो स्वैंग द बैट बोल देंगे तो फिर वो गलत होगा। तो इसकी जो ज़्यादा आ सकती है ना, वो ये वाली आ सकती है कि वो फॉर्म ऑफ वर्ब गलत दे दें, ठीक है। तो जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब को याद करना ज़रूरी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। जिसमें आपको मेनली मैंने हर जिस वर्ब में ये बताया कि वो ट्रांज़िटिव और इंट्रांज़िटिव दोनों हो सकता है, उसमें ये चीज़ आपने याद नहीं रखनी पे। उसमें जो मेन चीज़ है वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अक्सर उनमें कन्फ्यूजन करते हैं। इस वजह से वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हुए हैं, ठीक है। ये सब ऐसी चीज़ें जो बच्चे को कन्फ्यूज़ करती है, वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही पेज पे मिल रही हो। नेक्स्ट इज स्ले स्लीव स्लेन। एक और बात की, जो लास्ट लेक्चर में जो एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको बताया कि इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना, मीन्स फोर्थ वन, उसमें वो एक्सप्लेन है, तो आप प्लीज़ वो जाके देख लो। और जो एमसीक्यूज जो मैं देती हूँ उसके कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और इससे आपके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब आप, एक और चीज़ मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के बारे में बताऊँ कि जब मैं एमडी केयर की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे साथ मेरी एक दोस्त होती थी, और वो क्या करती थी कि एमसीक्यूज़ पे पहले जैसे कि एक पेज है उसमें एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो वो पहले सबके आंसर्स की से देख के लिख लेती थी और फिर हर एमसीक्यूज़ को वो रीड करती थी, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत तरीका है। उस वक्त तो मैं उसको नहीं रोक सकी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मुझे उस वक्त भी ये इतना अच्छा तरीका नहीं था लगता। लेकिन अब मुझे समझ आई कि वाक़ई में वो अच्छा तरीका नहीं है। आपने खुद सॉल्व करना है सारे एमसीक्यूज़, ठीक है पहले। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है? खुद लिखो, और किसी के एमसीक्यूज़ पे लाइक नहीं करना कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसने लिखा हुआ है तो बस यही होगा फिर। नहीं, खुद से लिखो, बेशक सबसे आपका डिफरेंट आंसर आपको लग रहा है तो तब भी आप लिखो, ठीक है? यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, ठीक है? ये मैं जजमेंट तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी। और इस चीज़ का आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अब हम नेक्स्ट वर्ब को देखें तो वह स्ले स्लीव स्लेन। ये बेसिकली एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये आपने याद रखना है, ठीक है? इसको रट्टा लगाना है, जो भी करना है, लेकिन इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, ही स्लीव द मास्टर विद वन स्विफ्ट स्ट्राइक, ठीक है? तो इसमें देखो स्लीव के बाद द मॉन्स्टर, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, तो सिंपली ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, एक और एग्जांपल भी है इसकी, मैनी वॉरियर्स वर स्लेन ड्यूरिंग द वार। इसमें देखो स्लेन, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हुई है, और ये बेसिकली अब यहाँ पे तो ड्यूरिंग द वार लिखा हुआ है, तो ये कैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है? तो बच्चों ये आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ ये पैसिव वॉइस है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म नहीं है सेंटेंस की, तो पैसिव फॉर्म में फिर चेंज हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसका एक्टिव फॉर्म करोगे तो फिर वहाँ पे ये ट्रांजिटिव ही होगा। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपको ये मिलता है, ये समझाना चाह रही हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने जो रूल याद किया होता है वो एक्टिव फॉर्म के लिए होता है, लेकिन पैसिव फॉर्म के लिए वो रूल चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो फिर आपने उसको कैसे टैकल करना है, तो वैसे तो मैं ये जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे आपको सारा समझाऊँगी, ठीक है? लेकिन अभी के लिए भी आप इसे याद रखें। अभी के लिए अभी से ज़हन में रखें ना, तो फिर आपको याद रहेगा। ये नहीं है कि आपको चीज़ भूल जाएगी। आप जब आप इसको कंटिन्यूअसली इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको याद रहेगा फिर। नेक्स्ट वर्ब इज़ सीक सॉट सॉट। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल देखो, शी सॉट द एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल, ठीक है? अब इसके बाद देखो सॉट, इसके बाद एडवाइस, ये क्या है? इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दे हैव सॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम फॉर मंथ। इसमें क्या है? सॉट के बाद अ सॉल्यूशन, बेसिकली ये एक वर्ब, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक और वर्ब है, इसकी मैंने कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, बस मैं चाहती थी कि ये इंपॉर्टेंट है और आपकी नज़र से गुजर जाए। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन, ये होता है। इसके तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको आनी चाहिए। ये बेस फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या है, ये आपको याद रखना है। इसमें स्ट्रक भी स्ट्राइकन दोनों करेक्ट है, ठीक है? तो बस ये आपकी नज़र से गुजरना चाहिए था, ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं।
Let's talk about another division of verb which is a finite verb and infinite verb. ठीक है, एक ये डिवीजन भी होती है। इसमें जो फाइनाइट वर्ब होता है, जो आप लोग सेंटेंस के अंदर देख लेते हैं, जो कि मेन वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, वो बेसिकली फाइनाइट वर्ब होता है। और जो सेंटेंस में वर्ब तो होता है लेकिन कोई वो मेन आप कहते हो टेंस नहीं बना रहा होता, ठीक है, या किसी सब्जेक्ट को वो इंडिकेट नहीं कर रहा होता, जो कि एक नाउन, एक एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, वो बेसिकली इनफाइनाइट वर्ब होता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं जो इनफाइनाइट वर्ब होते हैं ना, उनके उनसे पहले जो है वो हम टू यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इन्फिनिटिव बन रहा होता है। ओके, अब जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं बेसिकली। ही वांटेड टू गो विद मी, इसमें जो वांटेड है ये आपके पास फाइनाइट वर्ब है। ये वाला कौन सा है? फाइनाइट वर्ब है। और टू गो, ये देखो इसमें इसको टू फॉलो करो, लेकिन गो भी तो एक वर्ब है, तो ये कौन सा लेकिन इनफाइनाइट वर्ब है। ये सेंटेंस को कंप्लीट करा बेसिकली। ही वांटेड टू गो, ये यहाँ पे जो है सेंटेंस के अंदर है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब कौन सा? वांटेड, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट देखेंगे, ही वांट्स टू गो विद मी, इसमें भी वांट्स, अब पहले वांटेड था, वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी। अब यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ एस या ई एस लगाया हुआ है, ठीक है। ये तो आप टेंस पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे फिर बताऊँगी कि वर्ब का क्या, वो सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब कैसे होता है, वो तो सेंटेंस में बताऊँगी। ही वांट्स टू गो विद मी, इसमें भी टू गो इनफाइनाइट वर्ब है। इसी तरह दे डिसाइडेड टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इसमें भी दे डिसाइडेड, इसमें जो डिसाइडेड है ये मेन वर्ब है। और टू विजिट, अगेन देखो इसमें टू यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और विजिट बेसिकली वर्ब है ना, टू वर्ब तो नहीं है ना, लेकिन मैंने बताया कि ये जो इनफाइनाइट वर्ब है इसमें टू यूज़ हो रहा होता है इसके साथ। अच्छा, तो ये क्या है? अगेन वही इनफाइनाइट वर्ब। आगे ही ट्राई टू फिक्स द ब्रोकन चेयर, इसमें भी ट्राइड क्या है और टू फिक्स क्या है? ट्राइड मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, और टू फिक्स क्या है? इनफाइनाइट वर्ब है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फाइनाइट वर्ब कहीं पे मैं टर्म यूज़ करती हूँ या इनफाइनाइट यूज़ करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आप लोग कोई लेक्चर भी लोगे ना, तो उसमें इस तरीके से आपसे ये पूछेंगे और आपको ये इनका मतलब बताना चाहिए। आई मीन लेक्चर में ना अक्सर वो लेक्चर दे रहे होते हैं और ये वाली टर्म यूज़ करते हैं, ऐसे हर टर्म जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करते। या जैसे टू गो लिखा हुआ है तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लिखी हुई है, वो सिंपली कहेंगे यहाँ मैं इनफाइनाइट वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ मैं फाइनाइट वर्ब यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पहले से सबके मतलब पता होंगे तो आपको समझ में आएगी ना। तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपको इनके मतलब पता हो, वरना इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्वियसली एमडी कैट में तो नहीं वो पूछेंगे कि बताइए फाइनाइट वर्ब है या इनफाइनाइट वर्ब है। वैसे आने वाले ज़माने में हो सकता है ये इस तरह के एमसीक्यूज़ भी पूछें, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं पूछते। लेकिन किसी और टेस्ट के लिए ये वाले पूछ सकते हैं। और आज का है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें, और दुआ करें कि नेक्स्ट जो आपके लिए लेक्चर बनाऊँ वो इससे ज़्यादा अच्छा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।